हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। एमपीसी 013 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, यानी एमएस साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो क्लिनिकल ब्रांच ऑप्ट कर चुके हैं और जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं एमपीसी 013 का, उनके लिए ये प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें डिफरेंट वीडियोज अभी तक अपलोड हो चुके हैं जहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सो फार आपने एमपीसी 013 के 5 वीडियोज को स्टडी कर लिया है। आज का जो वीडियो है वो 6th वीडियो है जिसमें हम प्ले थेरेपी ऑनवर्ड्स कुछ टॉपिक को लेंगे और ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपके सामने है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी, जैसा कि इसका नाम है, काफी हद तक बच्चों से एसोसिएट होता है, लेकिन केवल बच्चों के लिए नहीं होता है। हाँ, बच्चों पर यूज की जा सकती है ये थेरेपी, जैसे कि हर थेरेपी बच्चों पर यूज नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक ऐसी थेरेपी है जो बच्चों पर भी यूज की जा सकती है और बच्चों के अलावा ये अडोलेसेंट्स और अडल्ट्स पर भी यूज की जाती है। प्ले थेरेपी एक थेराप्यूटिक अप्रोच है। ज्यादातर हम इसको छोटे बच्चे जो होते हैं जब उनके साथ यूज की जाती है तो वो अपने एक्सप्रेशंस को इजीली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। प्ले का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी, जैसे आप प्ले को लिटरली प्ले वर्ड से ले लीजिए, ड्रामा, इस तरीके के जो भी थिएटर में चीजें होती हैं, तो वहां पे प्ले में क्या होता है, लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो वो जब रोल प्ले करते हैं तो उस इमोशन को एग्जिबिट करते हैं। अगर उन्होंने कोई मास्क लगाया हुआ है तो उस मास्क के थ्रू हम उस इमोशन को देख रहे हैं, जो जिसके पीछे पर्सन तो जो भी हो, जैसा भी वो फील कर रहा हो, लेकिन वो उस मास्क के थ्रू किसी एक इमोशन को दिखा रहा होता है, या किसी अटायर के थ्रू वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा होता है। जैसे अगर कोई आर्मी की ड्रेस पहना है तो हमारी जो फीलिंग होगी ना वो उस तरीके से उससे जुड़ेंगी। अगर कोई मदर का रोल कर रहा है तो उसके साथ हमारी फीलिंग्स उस तरह से जुड़ेंगी। अगर कोई बैगर का रोल कर रहा है तो उस तरह से हम कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, उस इमोशन को देखना, परसीव करना शुरू कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे रियलिटी में होती है प्ले थेरेपी में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को वर्बल स्किल्स के थ्रू नहीं दिखा पाते, ना उनके अंदर इतने वर्बल स्किल्स डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसे में उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा के हम उनके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं कि वो किस चीज में डिफिकल्टी फील कर रहे हैं। प्ले थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी प्राइमरली यूज विद चिल्ड्रन, बट इट कैन ऑल्सो बेनिफिट एडोलेसेंट्स एंड इवन अडल्ट। जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या इसके की फीचर्स होते हैं, उनकी बात करते हैं पहले। यहाँ पे प्ले के थ्रू एक्सप्रेशन निकल कर आता है, जैसे अभी एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। चिल्ड्रन आर एनकरेज टू यूज टॉयज, आर्ट, रोल प्लेइंग एंड गेम्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग्स। इस प्रोसेस की हेल्प से हम इस चीज का अंदाजा लगा पाते हैं कि उनकी इमोशंस क्या हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, क्या डिफिकल्टी वो फेस कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाते हैं। इन अ वे ये इनडायरेक्ट वे हो जाता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, जो थेरेपिस्ट होता है वो एक ट्रस्टिंग और सपोर्टिव रिलेशनशिप डेवलप करता है बच्चों के साथ में, और उनको एक इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें वो खुलकर अपनी बात को कह सके। नॉन डायरेक्टिव वर्सेस डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी, जिसको हम क्लाइंट सेंटर्ड प्ले थेरेपी कहते हैं, द चाइल्ड लीड्स द प्ले while the therapist observe and while the therapist observes and provides support. In directive play therapy, the therapist may guide the child through specific activities aimed at addressing particular issue. जहां पर नॉन डायरेक्टिव है वहां पे जो थेरेपिस्ट होंगे वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं, और डायरेक्टिव प्ले थेरेपी में थेरेपिस्ट जो होते हैं वो गाइड और फैसिलिटेटर बन जाते हैं। इसके थ्रू हीलिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रॉमा से निकालने में हेल्प मिलती है, सोशल स्किल इंप्रूव होते हैं। प्ले थेरेपी को स्कूल्स में भी यूज किया जाता है, टीचर्स भी यूज करते हैं, एक्ट्स करा के डिफरेंट, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम कराना है अगर, तो बच्चों को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करा के एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स, या योगा के लिए, या हेल्थ से रिलेटेड इन चीज़ों को के लिए यूज किया जाता है। प्ले थेरेपी के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला है सीसीपीटी, यानी चाइल्ड सेंटर्ड प्ले थेरेपी, जो कि नॉन डायरेक्टिव प्ले में रूटेड होती है। इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ सेफ एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी, ये सीबीटी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। प्ले थेरेपी जब सीबीटी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है तो वो चाइल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी बन जाती है। फिलियल थेरेपी, इट इन्वॉल्व्स टीचिंग पेरेंट्स हाउ टू कंडक्ट प्ले थेरेपी सेशंस विद देयर चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए आप घर में डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं ये सिखाती है। थेराप्ले, ये स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टिव अप्रोच होती है जो अटैचमेंट को बिल्ड करने में हेल्प करती है, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करती है। Then sand play therapy, using sandbox and miniature figures where clients can create scenes to explore issues symbolically। और sand play की तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे क्ले के थ्रू कराना, ड्राइंग के थ्रू कराना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कराना। प्ले थेरेपी में हम क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आर्ट यूज कर सकते हैं, जैसे हम और भी आप इसके टाइप लिखना चाहें तो उस तरीके से लिख सकते हैं। आर्ट का यूज कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग का भी यूज कर सकते हैं, नरेशन, अपने बारे में अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए नैरेटिव थेरेपी के संग भी कंबाइन हो जाती है प्ले थेरेपी, तो वो नैरेटिव प्ले थेरेपी बन जाती है। रोल प्लेइंग, एक्टिंग आउट डिफरेंट रोल्स टू एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स।
किसी पर्टिकुलर रोल को प्ले करने से पता चलता है। जैसे कि अगर अडल्ट्स की बात करें तो अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बॉस वाली जगह पर आकर एक्ट करे, कि वहाँ पर जब वो होगा तो चीज़ें कैसे होंगी। तो इससे पता चलता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वो अपने वर्क प्लेस में चाहता है, जो उसे नहीं मिल पा रही हैं। इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डिफरेंट गेम्स करा के जो सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, कॉग्निटिव चैलेंजेस प्रोवाइड कराने में हेल्प करें। टॉयज़ का यूज़ करके भी बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। देन थेराप्यूटिक प्रोसेसेस क्या क्या यूज़ होते हैं इसमें? असेसमेंट, बच्चे की जो दुनिया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, उसकी होम लाइफ, स्कूल इशू, डेवलपमेंटल स्टेजेस, और अडल्ट्स में ये चीज़ें बदल जाती हैं। सेटिंग, क्रिएटिंग अ थेराप्यूटिक स्पेस विद टॉयज एंड मटेरियल्स कंडक्टिव टू एक्सप्रेशन। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पे जाहिर सी बात है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंटली वर्क होता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जगह मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बिना तो थेरेपी का सेशन चल ही नहीं सकता। प्ले सेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस प्रोसेस में प्ले सेशन भी आते हैं कि जो पर्टिकुलर प्ले सेशन जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्ले की हेल्प से हमें कौन सा गोल अचीव करना है। रिफ्लेक्शन, कि जो भी हमने एक्टिविटी कराई है उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकले, क्या रिजल्ट्स निकल कर आए, वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं सेशंस के बाद और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे ने कितना बेहतर किया। बेनिफिट इसके ये होंगे कि इमोशनल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, सोशल स्किल्स का एनहांसमेंट होता है प्ले थेरेपी के थ्रू, बिहेवियरल इंप्रूवमेंट आता है। और चैलेंजेस इसमें ये रहते हैं कि कई बार थेरेपिस्ट जो होता है अगर वो स्किल्ड नहीं है तो वो गलत तरीके से बायसनेस भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए अलग ही तरीके से जो है स्किल्ड होना ज़रूरी है। इंगेजमेंट, सम चिल्ड्रन माइट बी इनिशियली रेजिस्टेंट टू प्ले इन अ स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, क्योंकि बच्चे जो होते हैं फ्री होके खेलना चाहते हैं, तो अगर प्ले थेरेपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हो जाएं तो डिफिकल्टीज हो सकती है। कल्चरल सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चरल बैकग्राउंड्स इन्फ्लुएंस प्ले एंड थेरेपी, ये भी समझना इसमें बहुत चैलेंजिंग होता है। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इमोशनल एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने में, किसी ट्रॉमा से रिकवरी कराने में, या फिर बिहेवियरल इश्यूज को सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं। तो प्ले थेरेपी इज नॉट अबाउट फन, इट इज प्रोफाउंड मेथड फॉर साइकोलॉजिकल हीलिंग, ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीमोडल थेरेपी। मल्टीमोडल थेरेपी, जैसे इसका नाम है, ये बताती है कि हम मल्टी मोड्स का यूज करके, मल्टीपल मोड्स का यूज करके थेरेपी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है जिसको अर्नोल्ड लेजोरस ने क्रिएट किया था, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जब हम क्लाइंट की नीड के हिसाब से बहुत सारी थेरेपीज को कंबाइन करते हैं और एक नई थेरेपी बनाते हैं, या क्लाइंट की नीड के हिसाब से वर्क करते हैं, तब हम उसे इक्लेक्टिक थेरेपी का नाम देते हैं। लेकिन मल्टी मोडल थेरेपी में यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग थेरेपी का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, लेकिन पहले हर एक थेरेपी इंडिविजुअल प्रॉब्लम पर वर्क कर रही है, इस तरीके से कलेक्टिव हो रहा है, राइट। तो मल्टीमोडल थेरेपी यही है कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है that combines techniques and strategies from various therapeutic modalities to address our clients' unique needs. The therapy is based on the idea that different problems require different intervention and no single approach can effectively treat all aspects of a person's mental health. ये सच भी है, किसी एक सिंगल अप्रोच से हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। अब इसका की फीचर में सबसे पहले इसका बेसिक आईडी मॉडल आता है। ये बेसिक आईडी तो नाम याद रखने के लिए है, राइट। आप इसको कैसे समझेंगे? B stands for behavior, A for affect, S for sensation, I for idea। याद रखना पड़ेगा आपको, मुश्किल नहीं है। कंट्रोल, इंटरपर्सनल, ड्रग बायोलॉजी, ये जो सभी एरियाज हैं ये असेस किए जाते हैं एंड ट्रीटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक्स टेलर्ड टू द क्लाइंट्स नीड। कैसे, क्या क्या चीज़ें हम असेस करेंगे? बिहेवियर, एक्शन और बिहेवियर को देखते हैं, इमोशन और मूड को देखते हैं, फिजिकल एक्सपीरियंसेस क्या हैं उनको देखते हैं, थॉट एंड बिलीफ को ऑब्जर्व किया जाता है, पर्सनल कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन कितना है, दूसरों के साथ में रिलेशनशिप कैसे हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, बायोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल हीट कैसी है, ये भी चेक किया जाता है। ओके, देन eclectic approach, the therapist draws from a variety of therapeutic modalities including CBT, psychodynamic therapy and humanistic approach। इसलिए ये eclectic approach को फॉलो करता है। इसका नाम eclectic therapy नहीं है, पर ये eclectic approach को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि eclectic में भी हम वेराइटी ऑफ थेरेपी को यूज करते हैं, उनको कंबाइन करके यूज करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली पहले हर एक प्रॉब्लम पर यूज करते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट,
थेरेपी इज हाईली पर्सनलाइज्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है हर पर्सन की प्रॉब्लम्स एक दूसरे से अलग होंगी, तो हर प्रॉब्लम पर जब हम वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर प्रॉब्लम के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। लेकिन साथ ही साथ ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेती है, यानी हर प्रॉब्लम को कवर करती है, चाहे कॉग्निटिव चेंजेस हो, चाहे बिहेवियर पर हम बात करें, कोई भी चीज किसी को भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो सबको साथ लेकर चलती है। एविडेंस बेस्ड टेक्निक है, यानी कि टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस थेरेप्यूटिक स्कूल आर यूज्ड बट ओनली इफ दे अलाइन विद द पेशेंट स्पेसिफिक नीड, यानी कि अगर पेशेंट की जो नीड्स हैं उसके साथ में चीजें मैच कर रही हैं तभी हम ऐसा करते हैं। मल्टी मॉडल थेरेपी में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम करते हैं? असेसमेंट करते हैं इनिशियल फेज में, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं कि कौन सी मोडालिटीज जो है सबसे ज़्यादा सही रहेंगी, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ये सब हम देखते हैं। फिर गोल सेटिंग, डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या उस पर्सन के लिए चूज करने वाले हैं, क्या बेहतर रहेगा। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, गोल सेट हो जाता है हमारा, उसके बाद हम कुछ इंटरवेंशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिहेवियरल टेक्निक, अफेक्टिव टेक्निक, सेंसरी टेक्निक। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यानी कि क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि हम एक एक चीज पे अलग अलग टेक्निक का यूज करेंगे, अलग अलग मोडालिटीज यूज करेंगे, तो बिहेवियरल टेक्निक्स में हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अफेक्टिव में हम इमोशन फोकस पे जा सकते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंसेस को चेक करने के लिए बायोफीडबैक रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं। इमेजिनल टेक्निक्स में हम इमेजरी स्ट्रेस रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं कोई बिहेवियरल चेंज। कॉग्निटिव टेक्निक्स में हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग या फिर कॉग्निटिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल टेक्निक के लिए कोई कपल फैमिली थेरेपी, इस तरीके की चीज हो सकती है। बायोलॉजिकल के लिए फिजिकल हेल्थ चेकअप हो सकता है, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। और इसके बाद हम फीडबैक लेते हैं कि जितनी भी हमने असेसमेंट किए उनसे हमें क्या आउटकम मिल रहा है, कि क्या हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें इसमें फायदा हो सकता है, नुकसान। तो फीडबैक लेते हैं, टेक्निक्स का एडजस्टमेंट करके पेशेंट को होमवर्क दे सकते हैं और लास्ट में इंटीग्रेट करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स ने किस तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, कौन से प्रॉब्लम पे ज़्यादा अच्छे से वर्क हो पाया, कहाँ पे कम वर्क हो पाया। तो मल्टी मॉडल थेरेपी की जो स्ट्रेंथ है लाइट्स इन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये एक इजी है समझने के लिए आपको। मल्टी मॉडल थेरेपी में हम हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग थेरेपी का यूज करते हैं, और बेसिक आईडी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे भी देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पे चल रहे थे, बेसिक आईडी के ही हिसाब से चल रहे थे, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन है इसका बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, ट्रॉमा, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं जिन्हें हम इसमें कवर कर सकते हैं। देन कम्स ऑब्जेक्ट रिलेशन अप्रोच। ओके, तो ऑब्जेक्ट रिलेशन अप्रोच को हम अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, पता भी है आपको, अपने अटैचमेंट थ्योरी के साथ अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ा था और डिफरेंशिएट करते हुए भी पढ़ा था। लेकिन फिर भी अगर 6 मार्कर में पूछा जाता है तो वही पॉइंटर्स हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। ऑब्जेक्ट रिलेशन अप्रोच जो है वो इस चीज पे बात करती है कि किस तरीके से किसी बच्चे के उसके केयर गिवर के साथ जो रिलेशन बनते हैं, जिसमें केयर गिवर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस वो ऑब्जेक्ट किस तरह से अपनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, जिससे फ्यूचर में बच्चे के दूसरे रिलेशनशिप्स भी उस पर इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके फीचर्स वही सब है कि अर्ली रिलेशनशिप पर ये फोकस करती है, काउंटर ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस पर ये बात करती है कि जो पेशेंट है यानी जो पर्सन है, जब हम इसको एज अ थेरेपी यूज करते हैं तो पेशेंट जो होते हैं वो अपने अनकॉन्शियस फीलिंग को थेरेपिस्ट पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और जो कुछ भी इसके इश्यूज रहे हैं, द थेरेपिस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द क्लाइंट्स रिलेशनल पैटर्न। जब ये एज अ थेरेपी यूज होती है तो ये एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बन जाती है, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट है उसके चाइल्डहुड के रिलेशनशिप कैसे थे, उसके केयर गिवर के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का अगेन इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि क्लाइंट जो होता है वो सेंट्रल होता है, और ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी में यहाँ पे हम डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्लाइंट कैन गेन इनसाइट इनटू हाउ पास्ट अटैचमेंट, उसके पास्ट अटैचमेंट का प्रेजेंट बिहेवियर पर कैसे फर्क पड़ रहा है। हीलिंग जो होती है वो इंसाइट के थ्रू होती है, यानी कि अनकॉन्शियस मटेरियल को सरफेस पे लाने का काम किया जाता है, एंड इट हेल्प्स क्लाइंट अंडरस्टैंड हाउ देयर अर्ली एक्सपीरियंसेस शेप देयर करंट बिहेवियर, खासतौर से रिलेशनशिप में, जिससे पुराने जो भी उसके वुंड्स होते हैं उनको हील करने में हेल्प मिलती है और हेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न आगे बना पाता है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन अप्रोच या ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी भी हम कहें, एक तरीके से हेल्प करती है इंडिविजुअल को उनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पुराने उनको रिजॉल्व करने में, राइट। और कोर कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो उसके पास रिलेशनशिप थे, जो चाइल्डहुड रिलेशनशिप थे, उनकी वजह से प्रेजेंट में प्रॉब्लम आ रही है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे कि इसके नाम में आपको दिख रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो ये एक थेराप्यूटिक अप्रोच है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह चलती है जो कि दो लोगों के बीच चलती है, जिसमें से एक तो थेरेपिस्ट होते ही हैं और दूसरे कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उनके क्लाइंट हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच में भी हो सकती है। जो भी पर्सन इस थेरेपी को एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और दूसरा जो भी उनका क्लाइंट है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बच्चे के साथ में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं, मगर उनके पेरेंट्स को हम कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग में इन्वॉल्व करते हैं। तो एक बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक है that involves creating a written agreement between a therapist and a client that outlines specific behavior goal and the consequences associated with meeting or not meeting these goals। यहाँ पे रिटन में चीजें चलती हैं कि ऐसा हम करेंगे, उसके बाद ऐसा होगा, चीजें रिटन में चलती हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की तरह चलता है। इसके फीचर्स बड़े ही क्लियर हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब भी हम किसी चीज को कुछ लिखकर एक्सप्रेस करते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो बात क्या निकल कर आने वाली है, एक आउटकम की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बन जाती है। कौन से टास्क हम कंप्लीट करेंगे, क्या हम कोपिंग स्किल्स का यूज करेंगे, सारे बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली लिखा जाता है। रीइंफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी बताती है कि हम कौन कौन से रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे जिससे हम अपने गोल तक पहुंच पाए। प्रेज, प्रिविलेजेस, टेंजिबल रिवॉर्ड्स, कुछ भी हो सकता है वो, या फिर कोई पेनल्टी। जब अगर कोई पर्सन फेल हो जाएगा उस बिहेवियर को ऑब्टेन करने में तो क्या पेनल्टी उस पर लग सकती है, ये भी इसमें मेंशन रहता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टी यानी थेरेपिस्ट और क्लाइंट या फिर पेरेंट्स या उनका बच्चा या जो भी पर्सन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे म्यूचुअली एग्री होते हैं और दोनों ही इस बात के लिए रेडी रहते हैं कि गोल्स और रिवॉर्ड्स के या फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा उनको फेस करना होगा। मोटिवेशन पे इसमें फोकस होता है। ये जो अप्रोच है, this aims to increase motivation by providing clear tangible incentives for desired behavior and consequences for undesirable behavior। यानी मोटिवेशन बना रहता है यहाँ पे कि अगर कोई भी बच्चा या पर्सन जिस पर भी बिहेवियरल अप्रोच अप्लाई की जा रही है, अगर वो उस गोल को अचीव कर पाता है तो उसको प्रेज मिलेगी या उसको टेंजिबल सपोर्ट मिलेगी, और अगर नहीं कर पाता है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहे। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। जहाँ पे चीजें रिटर्न हो जाती है ना, वहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सभी लोग मिलकर उस चीज पे बहुत अच्छे से लग के काम करेंगे। तो ये भी एक फायदा होता है इसका। बिहेवियरल इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है, चाहे बच्चों का हो, एडोलेसेंट्स का हो, या फिर कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो। थेराप्यूटिक सेटिंग, ये जो थेरेपी है वो इंडिविजुअल थेरेपी की तरह यूज की जा सकती है, फैमिली थेरेपी में भी यूज की जाती है, ग्रुप थेरेपी में भी किसी भी तरीके से यूज की जा सकती है। पेरेंटिंग, पेरेंट्स यूज कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प चिल्ड्रन मॉडिफाई बिहेवियर सच एज इम्प्रूविंग स्कूल वर्क। और जो घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं वहां पे भी ऐसा होता है कि रिटर्न में हम उन चीजों को सामने रख देते हैं तो उस पर्सन को करना पड़ता है। तो एक इफेक्टिव टूल है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, जहाँ पे हम पर्सन को पता होता है कि हमने ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट टाइप ऑफ बना लिया है। ये किसी भी तरीके से लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होता है जिसमें दोनों पार्टीज मिलकर वर्क करती हैं और एक मोटिवेशन मिलता रहता है, पता रहता है कि हम कितना उसको अचीव कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं बीच में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेंस इन कपल थेरेपी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो छोटा सा था, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, और अब इसी के साथ हम उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो 6 मार्कर में ज्यादा पूछे जाएंगे। छोटे टॉपिक्स ही ज्यादा रहेंगे, कुछ एक टॉपिक हैं जो बड़े भी हैं, उनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।